लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर देखा था, पॉइंटिंग वेक्टर देखा था, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या था बताओ, एस था, एस इक्वल टू ई क्रॉस एच, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते थे कि ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट। अगर हम लोग ने इसको क्या लिया था, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस होगा तभी फ्री स्पेस का पॉइंटिंग वेक्टर हो जाता। फिर बाद में मैंने क्या रिलेशन निकाला कि एस इक्वल टू सी यू, यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम लोग जब देखते हैं एक रिलेशन देखते हैं के क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन। और हम ये जानते हैं कि डी ई और के आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन एस क्या बताता है, एस बताता है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी फ्लो बोलो या एनर्जी प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। तो ए दोनों ही डायरेक्शन बता रहा है, दोनों ही क्या कर रहा है कि आपका एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन एक बता रहा है, एक बता रहा है, और दूसरा ये जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है वो एनर्जी डेंसिटी से लीनियरली है। लीनियरली का मतलब होगा कि जैसे जैसे आपका एनर्जी फ्लो का उधर जाता रहेगा, एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है, उसी डायरेक्शन में रहेगी, वो फ्लो बढ़ता रहेगा। लेकिन देखो एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, है तो ये दोनों का डायरेक्शन और दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर सपोज करो मैंने ई को बोल दिया एक्स डायरेक्शन में, बी को बोल दिया वाई डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है जो के होगा वो हमारा जेड डायरेक्शन में होगा। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो एस भी हमारा क्या डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। दैट मींस कि के एंड एस हैव द सेम डायरेक्शन। तो लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड बना के कि के एंड एस हैव द सेम डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, लेकिन ऑलवेज नहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, इट इज इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आप नोट लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ तो हमारे ईएम के पास एनर्जी डेंसिटी नहीं है, एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, इसके पास मोमेंटम भी होगा, इसके पास मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी जिसे हम P से शो करेंगे, और ये कुछ नहीं होता, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एस होता है, ठीक है। मोमेंटम डेंसिटी क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एस, फ्री स्पेस के लिए। हाँ, सो व्हाट आई विल से कि टोटल मोमेंटम मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका टोटल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, टोटल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ईएमडब्ल्यू पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे, और भी बहुत सारे इसमें ला सकते, और ये क्या है, ये सारी चीजें फ्री स्पेस की है, दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस रखना और कुछ मत रखना, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं फ्री स्पेस में एक फॉर्मूला, क्या है एक फॉर्मूला, S इक्वल टू सी यू, S इक्वल टू सी यू, ओके। जब ये सी यू है तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो P इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी यू, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। दूसरी चीज हम C जानते हैं, क्या भैया C को जानते हैं, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि ये C स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर कर दो तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी कर सकते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1/c स्क्वायर। तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे यूज करेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1/c स्क्वायर इनटू c इनटू u, एक एक कट गया, तो दिस मींस कि मोमेंटम डेंसिटी क्या हो गई, u/c हो गया, ठीक है। तो या तो एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे या तो एग्जाम में आपके पास इसके क्या आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपके s का है, वही डायरेक्शन आपके मोमेंटम डेंसिटी का होगा, दैट मींस योर मोमेंटम डेंसिटी आल्सो हैव अ z डायरेक्शन, ठीक है। हेडिंग डालिए एवरेज वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, ठीक है। इसकी एवरेज वैल्यू देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे पास u क्या है, u हमारे पास एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, z है, ठीक है। दूसरा हमारे पास s है, s इज इक्वल टू सी यू जिसकी डायरेक्शन z है। तीसरा हमारे पास p है, मोमेंटम डेंसिटी, जो कि हमारे पास क्या हुआ, अपॉन से एनर्जी लेगा टोटल लेगा डेंसिटी, एनर्जी, हाँ टोटल एनर्जी डेंसिटी, और p क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट s बाय u बाय c, u बाय c, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, z डायरेक्शन, क्लियर। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस टाइप का है, मतलब किस टाइप का है कि यहाँ पे cos के कंपोनेंट भी है और sin के कंपोनेंट है, तो पहले तो हम E0 लिखेंगे, cos az माइनस ओमेगा t, ठीक है, प्लस I टाइम्स ऑफ sin ऑफ
के जेड माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। और इसकी डायरेक्शन मैंने बोल दी एक्स, इसकी डायरेक्शन मैं सोच रही। क्लियर है? तो आप मुझे ये बताओ कि ये पार्ट इसका क्या है, रियल पार्ट है, EMW का ये रियल पार्ट है, और ये पार्ट क्या है EMW का, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। दूसरी चीज मैं ये कहूँ कि मैं बी को भी बना सकती हूँ, मैं तो बी को भी बना सकती हूँ, बी का बना दूंगी, बता मैं तो ये सिंपल बी नॉट हो गया कॉस ऑफ, अरे जाएगा कहाँ, रे भी तो है ये, यहाँ पर तुम देखो ई स्क्वायर है, पहली बात यहाँ पे तुम्हारा ई स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरी बात ये बोलूंगी कि जो EMW के पास जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी कौन सा पार्ट लेके घूमता है, रियल पार्ट। तो आप बोलोगे कि एनर्जी इज कैरिड बाय, एनर्जी is carried by the real part of EMW। तो जब रियल पार्ट ऑफ EMW है, साथ में हमारे पास ई स्क्वायर है, तो हम ई स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते, ई डॉट ई लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ई नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के जेड माइनस ओमेगा टी। याद करिए हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू को, जब ये कॉस स्क्वायर का टर्म आता है तो 1/2 आ जाता है कि नहीं, क्या आता है 1/2 आता है। आप लोग बहुत ट्वेल्थ क्लास से कर रहे हो ये चीज, तो ये चीज फॉलो करके देखना होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे u की एवरेज वैल्यू निकालनी है, दैट मींस कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इसकी एवरेज निकालनी है, तो ये तो चीज बाहर आ जाएगी। इस मींस कि मैं ये कहूंगी कि एप्सिलॉन नॉट एवरेज वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर को पुट करो यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या है, ई नॉट का स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा cos स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, एवरेज तो में इसका निकलेगा, और इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है 1/2। दैट मींस कि u का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2। ये इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछता है, या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा या तो एक्सप्रेशन में पूछ लेगा, और ये पूछा हुआ भी है। u क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज है, एवरेज है। ठीक है, और हम इसको सिर्फ और सिर्फ ई के टर्म्स में नहीं, हम बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हमें इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल एक चीज, क्या, सिर्फ ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। अगर हमने इसका इस्तेमाल कर लिया तो हम इस चीज को उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। और ये टोटल, ये क्या कह रहा है, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी कर रहा है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है, इस फॉर्म में इंक्लूडेड है आपका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और साथ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, दोनों किस्म की एनर्जी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और ये पूछ दिया गया कि मेरे को एवरेज बताओ u e का, तो आप क्या लिखोगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और याद करिए आपका b क्या होता था, 1/2 म्यू नॉट b स्क्वायर, क्या होता था 1/2 म्यू नॉट b, अच्छा म्यू नॉट b स्क्वायर, यही तो होता था। तो हम इसलिए यहाँ पर u b क्या लिखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो एवरेज एनर्जी है सिर्फ अलोन 1/4 म्यू नॉट b नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और ये हम कैसे रिलेशन से बना रहे हैं, इस रिलेशनशिप से बना रहे हैं। तो इसीलिए ये जो आपका एवरेज वैल्यू है किसका, पॉइंटिंग वेक्टर का, वो एक्चुअली इंटेंसिटी आ जाती है पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में। क्लियर है ना, समझ में आया। तो कभी कभी क्या है आप सॉरी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, समझ में आ गया ना ये क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोग इसके ऐसा यूनिट से भी देखते हैं। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, हाँ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लक्स। सो मान लो कि आपको ये कहा जाए कि कोई एक इंटेंसिटी बढ़ रही है, जैसे कि मान लो कि 5 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड पर एक इंटेंसिटी है, ठीक है। सो टेल मी द एवरेज वैल्यू ऑफ योर दैट पॉइंटिंग वेक्टर, तो आप सीधा 2 ही 5 ही बोल दोगे, आप कुछ और क्यों बोलोगे, दोनों तो एवरेज वैल्यू सेम होती है। समझ में आ गया। अच्छा, इंटेंसिटी बोलेगी, हाँ इंटेंसिटी बोलेगी। और ये क्वेश्चन ना किसी लोअर लेवल के एमएससी एंट्रेंस में या आरपीएससी किसी एक में आया हुआ है, ठीक है। ये उसने इंटेंसिटी बोला है, ये ग्रेजुएशन में बहुत शॉर्ट में पॉइंटिंग वेक्टर। तो उसने क्या कहा था कि आप इंटेंसिटी दी हुई है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ योर पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज, तो दोनों सेम आता है, इसमें कभी गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो अब आप बताओ कि पॉइंटिंग वेक्टर तो हम लोग जान ही रहे थे, पॉइंटिंग वेक्टर क्या कर रहे थे, देखिए हमने क्या बोला, पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी के बराबर है, और हम जानते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर cu होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। तो अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू बताऊं तो इसका मतलब मैं इसका एवरेज वैल्यू बता रही हूं,
यही कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या है अभी बताया? E नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2। हाँ ठीक है, तो ये हम उसका इसका मतलब s की एवरेज वैल्यू निकालनी है। दूसरा हमने अगर आपको बोला, तो करना बस। हाँ बस सीधा ऐड करना है। और अगर मैं बोलूँ p का एवरेज वैल्यू निकालना, तो हम क्या किए हैं भैया, हम इसका अपॉन c यही तो निकाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ p का एवरेज वैल्यू निकालो, तो तुम क्या निकालोगे, u की एवरेज वैल्यू अपॉन c कर दोगे ना। तो u इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, और हम लोगों ने अभी इसका जस्ट एवरेज वैल्यू निकालना है। तो हर जगह उसको लेके या तो c से मल्टीप्लाई करना है या तो c से डिवाइड करना है। तो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर इन द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एप्सिलॉन नॉट c e नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये किसका है, s का एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इधर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। इसी तरह p का लिखो, कौन सा, ये आपके p का एवरेज वैल्यू, इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। बोला ना, s की जो डायरेक्शन होगी वही तो एनर्जी की डायरेक्शन होगी। इसकी भी z है, इसकी भी z है, कहां से रेडिएशन किसका होगा, EMW का ही ना होगा रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन किसका होगा, EMW का ही होगा। और यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इज योर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ये पता क्या आ जाता है आपका, I अपॉन C आ जाता है। I क्या है, S अपॉन C, I क्या है, S अपॉन C, ठीक है। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ S क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट C E नॉट स्क्वायर अपॉन C। तो C कर दिया इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। मुझे बताओ ये प्रेशर किसका वैल्यू बोल रहा है। तुम देखो सिर्फ इतना है मुझे बताने का कि जो आपका प्रेशर है, तो यूनिट सरफेस एरिया पर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होती है, तो इसका मतलब वो इतना प्रेशर क्रिएट करेगी। बस यूनिट सरफेस एनर्जी पर अगर कोई रेडियस है, कोई सरफेस है, तो सरफेस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट हो रही है रेडिएशन, तो जो रेडिएशन की वजह से जो जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो इतना है। बस इतना ही क्वेश्चन। बहुत वेव्स का जब हम लोग पढ़ते हैं तो EMW का जब रेडिएशन देखते हैं, तो हम यही करते हैं कि वेव एक बार इंसिडेंट हो रही है, वेव एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वेव एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जब ये केस है, तो दोनों में ही प्रेशर का केस आता है, ठीक है, दोनों में ही प्रेशर का केस आता है। और दोनों में जब प्रेशर का केस आएगा, तो फॉर्मूला याद रखना, जब वो इंसिडेंट होगी तो प्रेशर जो होगा I/C हो जाता है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो प्रेशर इज इक्वल टू 2I/C हो जाता है। ये दोनों दिमाग में याद रखना है, ये सिर्फ MCQs में क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अरे वही मैथमेटिकल कैसे पूछेगा, मैथमेटिकल नहीं पूछेगा, वो जो थ्योरी में एक्सप्रेशन आते हैं, दे देगा ना, तो रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ तो रिफ्लेक्ट में देख बोल तो रही हूँ ना, 2I/C और एक I/C, बस और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। जब मिरर्स का इस्तेमाल हम लोग रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है, पहली चीज। लेकिन क्या हम मेटल्स का भी इस्तेमाल रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए कर सकते हैं, टेल मी फर्स्ट डिस्कशन। हमने आपको क्या कहा, हमने कहा कि जो मिरर्स होते हैं, मिरर्स का इस्तेमाल हम लोग रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए करते हैं। ऑल्दो रिफ्लेक्शन किसका होता है, लाइट का। लाइट इज व्हाट, विजिबल रेंज ऑफ योर होम, विजिबल रेंज ऑफ योर EMW स्पेक्ट्रम कहां से, 450 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ का होता है। लेकिन क्या हम इस आपके मेटल्स का रिफ्लेक्शन के पर्पस पे कर सकते हैं, देन यू विल से यस। व्हाई, बिकॉज मेटल्स में जो स्विमिंग पूल होता है, पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से आपका जैसे ही इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हुआ और EM वेव मिलेगी, तुरंत मिलेगी, ठीक है, वेरी लेस टाइम, या कभी-कभी आप बोलोगे कि लैक ऑफ टाइम होता ही नहीं है आपके रिफ्लेक्ट करने में। अब जब रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास जो मीडियम है, या तो रिफ्लेक्टिव मीडियम होगा या तो एब्जॉर्बिंग मीडियम होगा। जब एब्जॉर्बिंग मीडियम होता है तो वो सारे रेडिएशंस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, जब रिफ्लेक्टिव मीडियम होगा तो वो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि कैन वी यूज मेटल्स एज EMW रिफ्लेक्टर्स, देन यू विल से यस, वी कैन मेक देम बिकॉज़ दे हैव द स्विमिंग पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें तो लाइफ टाइम बहुत है। छोटा सा वैल्यू है, पर ये वैल्यू ना आरपीएस में किसी ने पूछ दिया था, जिसका आंसर था 125। क्या है 125, हम लोग इसको भी देखेंगे। क्या है कि EMW का इंपीडेंस यानी कि वो कितना रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है फ्लो में, ठीक है। इसको हम लोग सिमिलरली ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंपीडेंस कहाँ पे हम देखेंगे, फ्री स्पेस में। कहाँ देखेंगे, फ्री स्पेस में। अच्छा, तो Z0 अगर मैं इंपीडेंस बोलूँ तो ये क्या होता है, E0/H0 का मॉड, ठीक है, E0/H0 का मॉड। दूसरी चीज हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू H। अगर हम नॉट का इस्तेमाल करें तो नॉट, B इज इक्वल टू म्यू H0, तो दिस इंप्लाइज दैट H0 इज इक्वल टू B0/म्यू नॉट। तो हम यहाँ पर अगर इस चीज को पुट करें, E0 अपॉन B0/म्यू नॉट, इसको ऊपर चला जाएगा तो E0/म्यू0/B0 लिख सकते हैं मॉड के फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि
तुम्हारे पास एक रिलेशन था E नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, था ना रिलेशन ये वाला, तो हम नीचे सी बी नॉट ई नॉट की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते सी बी नॉट म्यू नॉट अपॉन बी नॉट, तो ये कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास सी इंटू म्यू नॉट, यही ना बचा, ये क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कैलकुलेट करेंगे आप तो परमिटिविटी की वैल्यू 4.10⁻⁷ 3 into 10 to the power 8 into 4 pi into 10 to the power -7, यही होता है ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 120 पाई, आ गया 120 पाई, तो ये क्या है ये आंसर है। इसका मतलब फ्री स्पेस में अगर कोई EMW वेव ट्रैवल कर रही है तो उसका इंपीडेंस कांस्टेंट होगा और वो 120 पाई के बराबर होगा। दैट मींस कि कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि EMW wave is traveling in free space. If the EMW wave is traveling in free space, then the impedance caused by them is 120 pi constant। ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है, क्या है 120 pi constant वाली 7 ओम क्या आएगी 125 377 ओम, या ये आपकी Z नॉट वो राउंड फिगर करके कितना क्या देता है वो तो राउंड देखने फिगर पड़ेगा। 377 वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है, आप कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये पता है क्या कहता है कि E एंड B। अब मुझे बताइए E को हम लोग क्या करते हैं, E को हम लोग बोलेंगे x डायरेक्शन में, B को बोल रहे हैं y डायरेक्शन में, भले ही दोनों की डायरेक्शन सेम है बट दोनों का जो फेज है वो सेम फेज पे, अरे डिफरेंट डायरेक्शन है ना, एक x है एक y, मैं सेम कह रही हूँ, फेज दोनों का सेम रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि E और B जब वाइब्रेट करेंगे इन फ्री स्पेस तो आप उनका फेज सेम रहेगा। नोट लिखिए, नोट क्या लिखना है E एंड B वाइब्रेट इन सेम फेज, ठीक है, सेम फेज इन फ्री स्पेस। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर मुझे शो करना है E और B का सेम फेज तो कैसे शो करेंगे बताओ, E इज इक्वल टू E नॉट e टू द पावर I k z माइनस ओमेगा t, और B हो जाएगा ये x डायरेक्शन और B हो जाएगा B नॉट e टू द पावर I k z माइनस ओमेगा t, और ये हो जाएगा y डायरेक्शन। ये आपका फेज पार्ट कहता है ना, ये वाला आपका फेज पार्ट कहता है e टू द पावर I थीटा, तो ये तुम्हारा सेम है। So whenever the EMW wave is traveling in your free space, they vibrate in the same phase with a constant impedance that is equal to 120 pi। और साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं K परपेंडिकुलर होता है B के, K परपेंडिकुलर होता है E के, और B और E आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ S जो होता है उसकी डायरेक्शन फ्लो सब सेम होती है, इसके K के, तो ये तीनों आपस में सेम Z डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ने फ्री स्पेस का देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मीडियम जिसमें EMW को ट्रैवल कराएंगे वो हो जाएगा आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उसमें हमारे पास कैलकुलेशंस होंगी। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हम लोग पहले देख चुके हैं, डेल डॉट E ये भी 0 हो जाएगा, रो अब 0 है, तो हम इसको या लिखो या तुम डेल डॉट D भी लिखो तो भी 0 ही होगा, ठीक है। डेल डॉट D ऑल टाइम का 0 ही है, ठीक है। डेल क्रॉस E क्या हो जाएगा माइनस डेल B बाई डेल T हो जाएगा, और डेल क्रॉस H लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T, या तुम ये भी लिख सकते हो डेल D बाई डेल T, ये भी लिख लो, या डेल E बाई डेल T लिख लो, या अच्छा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे म्यू और एप्सिलॉन लिखेंगे, म्यू और एप्सिलॉन लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि B जो होगा वो आपका एप्सिलॉन E होगा, और B जो होगा वो आपका क्या होगा म्यू H होगा, ठीक है। पहली चीज क्यों, क्योंकि B क्या होता है मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और H क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, दोनों अलग चीज हो जाती है, दोनों अलग चीज हो जाते हैं जैसे ही हम मीडियम में एंट्री मारते हैं, ठीक है। जैसे ही हम मीडियम में एंट्री मारेंगे, मैंने आपको बोला ये एंटायरली फ्री स्पेस से डिफिकल्ट होगा। व्हाई डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बेटा वहां में हर चीज को कांस्टेंट वेलोसिटी लेती थी, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, free space for your EMW and it is equal to C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। बट क्योंकि ये EMW आपका मीडियम में इंसर्ट कर चुका है इसलिए V आ जाएगा, और V तो कांस्टेंट है, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिटरली वी हैव टू कैलकुलेट, बट इसका कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि एप्सिलॉन ऑफ म्यू ही है, बट वी हैव टू कैलकुलेट बिकॉज़ हमें पता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी से निकलता है, और ये क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, क्लियर है। इसलिए ये डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंट है ज्यादातर। तो इसमें हम लोग को फेज वगैरह देखो, इसमें भी हमने वही तरीका अपनाया कि दोनों का कर्ल करवाया है, दोनों का कर्ल करवाया और ट्रिपल कर्ल वाला आइडेंटिटी निकाला है। इसमें भी हमें को वेव टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे, क्या डेल स्क्वायर E माइनस
माइनस 1/v², फिर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सेम टू सेम हमें b का भी मिलेगा, डेल स्क्वायर b माइनस 1/v² डेल स्क्वायर b बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो 1/v² लिख लो, या तुम यहाँ पे ऑप्शन बना के डेल स्क्वायर b माइनस 1/म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर b बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम्हें पता है कैसा भी चार ऑप्शन मिला के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या मैचिंग में कैसा भी इधर उधर गोल-गोल घुमा के दे दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। बेसिक आइडिया क्लियर रखना है, ठीक है? क्लियर है? तो इसमें भी हमें वही सेम चीजें मिलेगी, बस डिफरेंट क्या है हमारा v, तो v को हमें आता है कैलकुलेट करना, ठीक है? एक का जो कि लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में ट्रैवल करना है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रैवल कराना है, तो उसके लिए जो वेव इक्वेशन बनेगा, एक जनरल टर्म के लिए क्या निकाल सकते हैं, डेल स्क्वायर f माइनस 1/v² और डेल स्क्वायर f बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम ये भी कर सकते हैं डेल स्क्वायर f माइनस 1/म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर f बाई डेल टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों क्या है, मीडियम का, तो हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, ये क्या है, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, और ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन एक्चुअली हमको डिराइव करना है, और सिमिलरली हम जानते हैं कि ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक हो गया हमारा फ्री स्पेस का और एक हो गया हमारा रिलेटिव का। तो हम क्या जानते हैं, इसका मतलब अगर मैं इसमें पुट करना चाहूँ तो डेल स्क्वायर f माइनस 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर अंडर रूट, ठीक है, और डेल स्क्वायर f बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मींस अगर हम v को कंपेयर करें, सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिना अंडर रूट, तो इसका मतलब अगर हम v को कंपेयर करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि किसमें, मीडियम की बात चल रही है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन आर म्यू आर अंडर रूट, यही तो हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि c जो होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट होता है, तो अगर मैं इस चीज को इसमें पुट करूं तो क्या हो जाएगा, ये c अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर म्यू आर, क्या, हाँ c ऊपर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों जो रेशियो है v बाई c का रेशियो जो है, v बाई c का जो रेशियो है 1/एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये अंडर रूट है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि c इज इक्वल टू योर दिस क्वांटिटी टाइम्स, यानी कि एप्सिलॉन आर म्यू आर टाइम्स ऑफ v। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है, c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, यानी कि जैसे ही कोई EMW वेव मटेरियल में एंट्री कर रही है, इस टाइप के आपके लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, उसकी वेलोसिटी का घटना तय है, अब मान लो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो हम लोगों ने क्या EMF देखा, E = -d∅v/dt। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, T, यानी कि टाइम। इसका मतलब ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका मैग्नेटोस्टैट था, मैग्नेटोस्टैटिक्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन दोनों में हम लोगों ने जो B को फंक्शन माना था, B को R का ही सिर्फ फंक्शन माना था, राइट? इसमें भी हमने E को सिर्फ और सिर्फ R का ही फंक्शन माना था। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कदम रखते हैं तो टाइम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, जिसमें आपका ये जो B है या आपका जो E है, ये दोनों R और T का फंक्शन हो जाता है, R और T का फंक्शन, इसलिए R और T का फंक्शन हो जाता है, इसलिए इस B की वजह से हमारा EMF जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे समथिंग विल मूव एंड दे विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? पोटेंशियल जनरेट हो रहा है हमारा, ये क्या है, ये पोटेंशियल ही तो एक बैक EMF ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मैग्नेट्स के मूवमेंट के कारण। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसका बैकग्राउंड पूरा देखा, कैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं स्टेशन पर। तो अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं जहां पर हम लोग टाइम को भी एक वेरिएबल है, तो इसका सबसे हम लोग जो पढ़ते हैं जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप कोई भी एग्जाम देख लो, ठीक है, चाहे वो आप जैम जस्ट का डेट का देख लो, या आप APSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लो, PhD का देख लो, कहीं पर भी देख लो, आपको EMWII यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फैक्टर्स का खोज पेश करेंगे, एक इसको कंप्लीट करेगा, दूसरा उसको कंप्लीट, यानी कि हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जो दो ऑपरेटर्स पीछे पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एक ग्रेडियंट ऑपरेटर और कर्ल ऑपरेटर, दो जो ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं आपके पीछे,
दोनों ऑपरेटर्स का कैसे हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार मैग्नेटिक फील्ड में एम्प्लॉयमेंट करेंगे और उससे हम लोग क्या दिखाएंगे कि हमारे पास एक दूसरे को जनरेट कर रहे हैं, यानी कि हम एक दूसरे को यूज भी कर रहे हैं और एक दूसरे को जनरेट भी कर रहे हैं। सो सिंस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम को क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है स्पेस के साथ साथ, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग वेव्स, here we are discussing these two fields, which are the two fields, electric and magnetic are the two fields। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये, और इसका पूरा स्पेक्ट्रम है, याद करके जाना प्लीज। इस EMW के स्पेक्ट्रम को याद करके जाना, क्वेश्चन आता है, कुछ कर नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी या तो फ्रीक्वेंसी याद कर लो या तो अच्छा। दूसरी चीज आप बोलोगे कि मैक्सिमम जब हम लोग ऑप्टिक्स में या देखो स्ट्रेंथ वाइज तो कोई अगर आप देखो कि अगर हम वैल्यूज यूज करें, जब भी हम वैल्यूज यूज करेंगे, इसकी वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो या ई की वैल्यू निकालो, इट्स ओके वी आर यूजिंग। बट क्या आप ये नहीं देखते कि अगर आप ई और बी में रिलेशनशिप देखो तो हम लोग यहाँ पे ई और बी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, याद रखना। और इस बी और ई के रिलेशनशिप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये तीन डायरेक्शन, यानी कि तीन डायरेक्शन, एक में आपका बी मूव करेगा, एक में आपका ई मूव करेगा और एक में एनर्जी प्रोपागेट होगी। याद रहे, एक में एनर्जी प्रोपागेट होगी, एक में आपका बी मूव करता है, एक में आपका ई मूव करता है, ठीक है। तो दीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स को जब हम वैक्यूम में मूव करवाते हैं, जब वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो उसकी स्पीड होती है, एक्चुअली स्पीड इज योर स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जब आपके वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तब उसकी स्पीड c होगी, c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट इज योर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट जब वो किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी तब उसकी स्पीड c नहीं होगी, कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है, ठीक है। तो उस वक्त उसकी स्पीड v होगी, जो स्पीड आपको डिफाइन करेगी। इसी की वजह से ही तो होता है रिफ्रैक्शन। विजिबल लाइट रेंज क्या है? ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो कि 450 से लेकर 750 रेंज में होता है, नैनोमीटर के रेंज में आपका लाइन करता है। तो ये उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो उसमें रिफ्रैक्शंस हम लोग देखते हैं, उसमें स्पीड वगैरह कैलकुलेट इसलिए तो करते हैं हम लोग कि जब भी वो वैक्यूम से मटेरियल में आता है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, सी कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन। देखो मैंने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास में आपके बैच में या किसी दूसरे बैच में बताया होगा कि मेरे ये जो आपके चार मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं, ये चार मैक्सवेल के इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को होल्ड करते हैं, या आप बोले पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैट, इन सबको बोलता है, लेकिन इसमें पावरफुल ये चार होते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस अर्लियर एज में क्या था, मैक्सवेल इक्वेशन सबसे अर्ली जब इसने दिया था तो इसने बोला था कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, देख चुके हैं गॉस लॉ में, इसका प्रयोग कर चुके हैं हम लोग गॉस लॉ में। दूसरा उसने बोला कि डेल डॉट बी जो है ये क्या होगा, जीरो होगा। तो ये दोनों किसके ऑपरेटर्स यहाँ पे कौन है, ऑपरेटर्स आपके ग्रेडियंट है, सॉरी डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑपरेटर है। हमें डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड का डेल डॉट बी ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे डाइपोल जैसी सिचुएशंस होती है, कभी भी मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जगह से इमर्ज होगी और दूसरी जगह पे स्टॉप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से इमर्ज होगी और ये क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। लेकिन आपका जो डेल डॉट ई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है कि रो बाई एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी, एंड एप्सिलॉन नॉट योर एप्सिलॉन। आप इस एप्सिलॉन नॉट कभी लिखोगे जब आप वैक्यूम की बात करते हो, याद रहे, नहीं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे एप्सिलॉन लिखोगे। पहली चीज ये कहता है कि डू मोनोपोल्स आल्सो एग्जिस्ट, ये कहता है क्योंकि वो जीरो वैल्यू नहीं आई। लेकिन अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर चार्ज फ्री है, वेयर देयर इज फ्री चार्ज, मतलब वहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो रो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल बी अ जीरो क्वांटिटी, ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये दोनों क्या था, डाइवर्जेंस का। तो दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स कौन से हो गए हमारे, एक कर्ल हो गया और एक डाइवर्जेंस। अब आ जाओ हमारे कर्ल पर। कर्ल क्या कहता है कि एक है डेल क्रॉस ई पर लगाएंगे तो वो कहेगा माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये क्या होता है, ये आपको फैराडेज लॉ हो, याद है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैराडेज लॉ, क्लियर। और दूसरा हमारे पास है कर्ल का डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। पहले क्या था, ये इनिशियल था, याद रहे, ये क्या था, जब मैक्सवेल्स ने इसको दिया तब ये इसका इनिशियल था। म्यू नॉट तो ये सारी चीजें वैक्यूम की बात चल रही है, ये क्या है आपका जे, करंट डेंसिटी। इसके बाद क्या हुआ कि करंट डेंसिटी सब के हैं। अच्छा याद करिए, शायद मैंने क्लास में आपको ये भी बताया था कि बी और एच दोनों डिफरेंट होता है, बी और एच डिफरेंट होता है। और क्या डिफरेंट होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। क्या है इसका मतलब, एक आपका बोलेगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता है। तो दोनों अलग हैं। हमने इसको यहाँ पे इसलिए लिया कि वैक्यूम की बात कर रहे हैं, हम म्यू नॉट लिखा है यहाँ पे, परमिटिविटी को म्यू नहीं लिखा है, म्यू नॉट लिखा है,
Anyhow, ये मैक्सवेल का इक्वेशन जो था वो पहले था, लेकिन बाद में क्या है कि एम्पियर्स ने इसमें मॉडिफिकेशन किया और एम्पियर सर्कुलर लॉ भी इस पर अप्लाई हुआ। सर्कुलर लॉ क्या था कि जहां पर कुछ भी नहीं है फिर भी कैपेसिटर्स में कैसे चार्जेस का आदान प्रदान चल रहा है, तो हम लोग कौन सा टर्म यूज करते थे, डिस्प्लेसमेंट करंट। बताया था क्लास में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ने सॉल्व किया। तो ये क्या था, म्यू नॉट डेल ई बाई डेल टी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। और ये किस वजह से हम लोग ले रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट लेना है। तो वही डी और ई में रिलेशन है, जैसे कि आपका बी और ई में है वैसे ही आपका डी और ई में है रिलेशन। एनीहाउ, तो फिर मैक्सवेल सर्किचुअल लॉ आया और उसने बोला कि ये सिर्फ म्यू नॉट जे नहीं होगा, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा, सिर्फ अकेला करंट डेंसिटी ओम्स लॉ वाला नहीं है, इसमें एक आपका ये वाला पार्ट भी आएगा। तो फाइनली ये जो आपका डेल क्रॉस बी वाला जो फैक्टर है वो क्या बना, वो आपका मेरा म्यू नॉट जे प्लस आपका ये होता है आपका कंडक्शन करंट, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, याद है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आया, दूसरा आपके पास क्या आया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रहे कभी कभी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, या तो एक्सप्रेशन वाइज पूछ ले या तो कोई न्यूमेरिकल वाइज पूछ ले, वी डोंट नो व्हाट दे विल आस्क, बट वी हैव टू नो द एंटायर बैकग्राउंड कि ये तुम्हारा इस पेपर को स्टार्ट करने के लिए, ये पेपर नहीं, इस पेपर पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स पेपर के इस पार्ट को स्टार्ट करने के लिए ये बैकग्राउंड बताना जरूरी है। क्या इसका मतलब, अगर हम टोटल करंट बताएं, अगर ये टोटल करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक फ्री चार्जेस की वजह से भी होगा करंट, फ्री चार्जेस के मोशन की वजह से भी होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से भी होगा करंट, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी करंट होगा, और यहाँ पर इसकी वजह से होगा डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे बहुत सारे, जब हम मटेरियल्स की बात करते हो इसका मतलब क्या, फ्री चार्ज वाला तो तुम्हारा वो जेएफ हो गया, पोलराइजेशन वाला करंट डेल, पोलराइजेशन वेक्टर बाय डेल टी हो गया, मैग्नेटाइजेशन वाला क्या होगा, डेल क्रॉस एम हो गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट वाला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी हो गया, या डेल डी बाई डेल टी लिख दो, कुछ भी लिख दो, डेल डी बाई डेल टी लिख दो, या तुम ये भी लिख दो एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी लिख दो। तो तुम्हारे पास जो ये इक्वेशन था ना, कौन सा इक्वेशन था, डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स योर टोटल जी, यही तो है ना, म्यू नॉट टाइम्स योर टोटल जी। तो हाउ कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज 1 अपॉन म्यू नॉट, इधर ला दो, डेल क्रॉस बी इधर कर दो, इज इक्वल टू, इट इज द समेशन ऑफ एंटायर थिंग्स, इट इज द summation of entire things, and it will be JF due to your free charges, then del P by del T due to your polarization of charges, then your del by M due to magnetization, and then next is epsilon naught del E by del T due to your displacement। कहा जाए कि पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो याद रखना, अगर मैं किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ई एप्स टोटल बता रही हूँ, ये क्या है तुम्हारा मटेरियल का क्या है, परमिटिविटी, मटेरियल की परमिटिविटी, ये क्या है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका ओरिजिनल ई नॉट है, ठीक है, जो हम लोग दे रहे हैं, साथ में आपका यहाँ पे पोलराइजेशन पी आई, याद रहे साथ में आपका पोलराइजेशन पी आई।